नमस्कार साथियों, आप सभी का सम्राट क्लासेज में स्वागत है। और आज आपके सामने फिर से मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। विज्ञान विषय आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखना। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि आपको घर बैठे एक अच्छा टॉपिक मिल सके, आपको कुछ सीखने के लिए मिल सके। आपको जब भी समय मिले तब आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और प्रयास करना कि इससे कुछ सीखें, ताकि आपको आने वाले समय में आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो सके। मैं आपके सामने हर बार एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा और आप इनको बार बार देखना, और जिससे कि आपका सामने जो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि विज्ञान विषय से काफ़ी डरते हैं, काफ़ी तो वीडियो प्ले भी नहीं करते हैं, सब साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का वीडियो ओपन ही नहीं करते, और जो ओपन कर लेता है तो थोड़े समय तक बाद देखते हैं, फिर रुचि नहीं लेते। एक बार वीडियो को पूरा देखना, कुछ सीखेंगे आप। और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अपने अंदर एक महसूस करेंगे, एक ऊर्जा महसूस करेंगे, आज हमने कुछ सीखा है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे, आनुवंशिकी। जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आनुवंशिकी के बारे में। और काफ़ी विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ भी रखा होगा, तो भी एक बार आप इसको ध्यान से समझना और प्रयास करना कि एक साथ में सारी चीज़ें याद कर लें। अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जो शब्द है, अब यहाँ से समझने का प्रयास करना कि भाई जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तब आपके सामने नाम आना चाहिए बैटसन। कब दिया? 1905 के अंदर। अब याद कैसे करना रहा? बैटसन नाम से पता चल रहा है, बैटसन यानी बैट बॉल खेलते हुए, उसने क्या नाम दिया? जेनेटिक्स। तो ध्यान रखना है, जेनेटिक्स शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है? बैटसन है। कब दिया? 1905 के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स किस शब्द से मिलकर के बना है, तो ध्यान रखना है, यूनान की एक भाषा है ग्रीक। ग्रीक भाषा का शब्द है जीन। यहाँ जीन आ रहा है, जीन शब्द हिंदी में भी लिख देता हूँ, जीन। जीन शब्द से क्या बना है? जेनेटिक्स। किस भाषा का शब्द से ये बना है जेनेटिक्स, तब आपको ध्यान रखना है जेनेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द या यूनान भाषा के शब्द जीन से बना है। अब जेनेटिक्स जो शब्द की हम बात कर रहे हैं, इसका ग्रीक भाषा के अंदर क्या अर्थ होता है वो भी समझना। तो इसके लिए ध्यान रखना है टू बिकम न्यू। इसका अर्थ यूनान भाषा में क्या है? अंग्रेजी वर्ड मत देखना, यूनान यानी ग्रीक भाषा के अंतर्गत देखना, तब आप देखेंगे एक नई शाखा, टू बिकम न्यू। तब आपको ये सारी चीज़ें देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारी चीज़ को समझना है, याद करते हुए साथ में चलना है, ताकि सारी चीज़ें हम काफ़ी सारा इसको लिखने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी 2-3 पेज हो जाए, इतना ज़्यादा हम लिख नहीं सकते, तो शॉर्ट में लिखें और याद करें कि टू बिकम न्यू यानी एक नई शाखा किस भाषा का शब्द है? यूनान यानी ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के ये बना है। अब हम बात यहाँ जीन की भी कर लेते हैं। जीन शब्द आ गया है तो इसकी भी थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं कि जीन क्या है। जीन क्या है? तब भी आपको पूछे आनुवंशिकी की इकाई किसे कहते हैं? जीन को। जीन क्या है? डीएनए का भाग। डीएनए का भाग क्या है? जीन है। अब डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आनुवंशिकी जो हम पढ़ रहे हैं इसकी इकाई क्या है? जीन है। और साथ ही साथ में जीन को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन की इकाई।
देखना, जीन आनुवंशिकी की इकाई, डीएनए का एक भाग भी कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं हम उत्परिवर्तन की इकाई। अब हम आगे और बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ में इसको एक बार वापस से समझ लें। शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स, बैटसन ने। कब दिया? 1905 में। याद रखने के लिए बैट बॉल खेलते हुए जेनेटिक्स शब्द दिया, ठीक है, बैटसन याद हो जाएगा। और कितने रन बनाए? 1905 रन बनाए। इतने रन जेनेटिक्स में आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। यूनान या ग्रीक भाषा, जीन शब्द आनुवंशिकी की इकाई, डीएनए का भाग, उत्परिवर्तन की इकाई। टू बिकम न्यू यानी एक नई शाखा, जेनेटिक्स ग्रीक भाषा में जिसका अर्थ होता है। आगे हम जेनेटिक्स की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि भाई जेनेटिक्स कहते किसे हैं। अभी तक हम सब इसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जेनेटिक्स है क्या। चलो देखते हैं। जेनेटिक्स, दो शब्द याद ध्यान रखने हैं आपको। एक तो ध्यान रखना है वंशागति, और एक ध्यान रखना है विविधता या विभिन्नता। वंशागति को अंग्रेजी में बोलते हैं हेरिडिटी। वंशागति को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी का अर्थ या वंशागति का अर्थ क्या होता है? आनुवंशिकता। अब काफ़ी जने जो क्या करते हैं, समझना इस बात को, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी दोनों अलग अलग हैं। काफ़ी जने इसको एक साथ में, एक आनुवांशिकी है वही आनुवांशिकता है, गलत है। ध्यान से समझना, आनुवांशिकी का ही एक भाग है आनुवांशिकता। अब इस शब्दों से हम क्या बना रहे हैं? आनुवांशिकी की परिभाषा। देखना, किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? जीव विज्ञान में। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की वंशागति या आनुवांशिकता में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता या भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। फिर से सुनना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की वंशागति या आनुवांशिकता और उनमें उत्पन्न होने वाली विविधता या भिन्नता का जो अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकता क्या हुई? तो ध्यान से समझना, आनुवांशिकता किसे कहेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वह क्या कहलाएगा? आनुवांशिकता कहलाएगा, हेरिडिटी कहलाएगा। वापस से समझना, आनुवांशिकता यदि हमारे अंदर जो लक्षण आए हैं, माता पिता से, दादा दादी से आगे जो लक्षण आए हैं, उसका यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? आनुवांशिकता के अंतर्गत आएगा। तो एक और एक साथ में याद रख लेना, हेरिडिटी। अब देखो, वंशागति और आनुवांशिकता का अर्थ अंग्रेजी में है हेरिडिटी, और इसको समझने के लिए स्पेंसर, एक वैज्ञानिक और नाम ध्यान रखना। हेरिडिटी शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तब आप नाम याद रखेंगे, स्पेंसर। स्पेंसर मतलब असमंजस में पड़ गया और नाम उसका क्या पड़ गया? स्पेंसर। याद रखने के लिए कि स्पेंसर ने किस शब्द को दिया? हेरिडिटी शब्द को दिया। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्नता। क्या होती है विभिन्नता? दो प्रकार की विभिन्नता, एक तो कायिक विभिन्नता और एक होती है जननिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता क्या होती हैं? जो व्यक्ति के अंतर्गत आपको बाह्य तौर से जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कायिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता क्या होती हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ नए परिवर्तन होते हैं। अब जनिक विभिन्नताएं भी दो प्रकार से, कौन कौन सी जनिक विभिन्नताएं? तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जनिक विभिन्नताओं के अंतर्गत दो प्रकार से, एक तो होती है सतत और एक होती है असतत। सतत जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती रहती हैं, वो क्या विभिन्नताएं? सतत। असतत विभिन्नताएं जो अचानक से ही अगली पीढ़ी में कुछ परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहेंगे? असतत विभिन्नता। आगे चल के इन्हीं असतत विभिन्नताओं को क्या कहा था? उत्परिवर्तन।
उत्परिवर्तन क्या है? जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और ये भी ध्यान रखना, अधिकांश उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। और बहुत कम उत्परिवर्तन ही जो होते हैं वह लाभदायक होते हैं। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज। अब ह्यूगो डी ब्रीज का नाम पहली बार सुना है तो याद आसान हो जाएगा, ह्यूगो नाम से पता चलेगा। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी। वापस से समझना, आनुवांशिकी जेनेटिक्स किसके अंतर्गत? वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति को हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी शब्द देने वाला स्पेंसर, और इसी हेरिडिटी को कहते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में क्या किया जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताएं दो प्रकार की, कायिक विभिन्नताएं और जन्निक विभिन्नताएं। जन्निक विभिन्नताएं दो, सतत और असतत। असतत विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की खोज करने वाला ह्यूगो डी ब्रीज। और अधिकांश जो विभिन्नताएं होती हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, वह कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। यहाँ तक हमने बात की किसकी? आनुवांशिकी की। अब थोड़ा सा आनुवांशिकी के बारे में और कुछ सीख लेते हैं। देखें, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो परीक्षा की दृष्टि से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है और याद भी करना है। अब हम बात कर लेते हैं इनके फादर की, इनके पिता की। तो ध्यान रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के जनक। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ और, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? वही बैट बॉल खेलने वाला, कौन? बैटसन। यानी कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बैटसन को, बैट बॉल खेलने वाला। वर्तमान समय में आजकल क्रिकेट ही ज़्यादा चलता है, तो हमें याद हो जाएगा आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कौन हो गया? बैटसन हो गया। अब आगे हम और बात कर लेते हैं, और इनके बहुत सारे फादर हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी कि प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक। सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन है? नाम बहुत बढ़िया है इसका, मॉर्गन। मोर के पास क्या है? गन है, बंदूक। और इस बंदूक से किसको मारा? ड्रोसोफिला को। ड्रोसोफिला क्या है? फल मक्खी है। सब याद करना है आराम से। मॉर्गन यानी मोर के पास क्या है? गन। किसको मारा? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को क्या कहते हैं? फल मक्खी। यानी कि मॉर्गन ने किसके ऊपर अध्ययन किया था? ड्रोसोफिला की आंखों के ऊपर अध्ययन किया था, और सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी ने किया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तब ध्यान रखना, एंड्रू गेरार्ड को। एंड्रू गेरार्ड को क्या कहा जाता है?
फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी मानव के ऊपर सर्वाधिक प्रयोग करने वाले और मानव के ऊपर जेनेटिक्स में रिसर्च करने वाले कौन थे? एंड्रू गेरार्ड। तो ये भी नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। तो सबके पिता के संबंध में अच्छे से याद हो गया होगा, ये तो सबको याद है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक बैटसन, प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक मॉर्गन, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव आनुवांशिकी का जनक एंड्रू गेरार्ड को कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब विशेष है अपने, सब सोच रहे होंगे कि भाई आनुवांशिकी के बारे में इतना कुछ पढ़ा दिया और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रह गया अपना, ग्रेगर जॉन मेंडल। यही तो है सबसे जो जनक कहा जाता है आनुवांशिकी का, और इसी के लिए काम में लिया जाता है मेंडलवाद, मेंडलिज्म थ्योरी। और हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अच्छे से समझना। ग्रेगर जॉन मेंडल जन्म कब हुआ? खुद का जन्म डेट तो याद रहती है, साथ साथ में मेंडल की भी याद रख लेना। क्या है जन्म? यानी कि 22 जुलाई 1822 से 22 तो लास्ट में बराबर हो गया। जुलाई ध्यान रखना और 1822 ध्यान रखना, पूरा ही ध्यान रख ले। 1822 से 1884 तक का इसका जीवन काल। जन्म ध्यान देख लिया, कब हुआ? बर्थ ऑफ डेट इसकी 22 जुलाई 1822 को। आगे हम समझ रहे हैं कौन से गांव के अंदर हुआ, तो गांव ध्यान रखना है सिलीशियन गांव। कौन सा गांव, कौन सा है? सिलीशियन गांव में ग्रेगर जॉन मेंडल का गांव था। आगे हम बात कर रहे हैं प्रांत की। कौन सा प्रांत था? हेजेनड्रॉफ। हेजेनड्रॉफ प्रांत के अंतर्गत आता है। फिर इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं शहर कौन सा है। शहर ध्यान रखना है ब्रून शहर। देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया। समझ में आया? गांव सिलीशियन, प्रांत हेजेनड्रॉफ, शहर ब्रून, देश कौन सा? ऑस्ट्रिया। किसके ऊपर प्रयोग किया मेंडल ने? सबको पता है मटर पर। ऑप्शन में दोनों आते हैं, मटर और उद्यान मटर। तो हमें क्या करना है? उद्यान मटर, ये ध्यान रखना। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? पाइसम सेटाइवम। मैंने नीचे अंडरलाइन की है, इसके नीचे नहीं, विशेष तौर से इसके नीचे ध्यान रखना है पाइसम सेटाइवम। पाइसम क्या है? इसका वंश। सेटाइवम क्या है? इसकी जाति। वंश और जाति मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? किसका? किसी भी वानस्पतिक नाम का। और यह विधि क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति। क्या कहलाएगी? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति देने वाला वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। कौन था? कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी, जिसमें पहला नाम वंश का होगा, दूसरा उसकी जाति का होगा, दोनों मिलकर के उसका वानस्पतिक नाम बनाएंगे। तो नाम ध्यान किसका हमने रखा? उद्यान मटर। कैसा? पाइसम सेटाइवम। थोड़ा सा जीवन परिचय और देख लेते हैं मेंडल का। एक छोटी सी बात आपको बता दूं साथ ही साथ में, मेंडल के बारे में आपने शायद सुना रखा है या नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत ही गरीब परिवार से थे और किसान परिवार से थे, और ना इनके पास में इतने कोई संसाधन थे और ना ही कुछ भी था कि ये कुछ पढ़ सके, कुछ कर सके। तो इन्होंने अपने प्राइमरी शिक्षा तो वहीं ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ही गिरजाघर में प्राप्त की। फिर आगे अध्ययन के लिए यह बाहर वियना विश्वविद्यालय भी गए, जहाँ से उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। और फिर पुनः कुछ काम मिला नहीं इन्हें, तो अपने शहर ऑस्ट्रिया वापस आ गए। और वापस आने के बाद में इन्होंने क्या किया कि वहीं चर्च के अंदर
पादरी बन गए। और पादरी यानी कि जो हमारे यहाँ मंदिरों के अंदर जो पूजा करने वाले जो मंदिर पुजारी होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ गिरजाघर में क्या होते हैं, ईसाई धर्म के अंदर पादरी होते हैं। और वहाँ पादरी के साथ साथ में वहाँ गिरजाघर में जैसे उन्होंने अध्ययन किया था, वैसे बच्चों को पढ़ाते भी थे। 2 विषय मुख्य तौर से पढ़ाते थे, गणित और विज्ञान विषय। और गणित और विज्ञान विषय पढ़ाने के साथ साथ में वह किसान परिवार से थे, तो किसान परिवार के मन में रहता है कि भाई हम भी कुछ उगाए, कुछ करें। तो उन्होंने बगीचे के अंदर कुछ मटर के पौधे उगाए और वही उद्यान मटर के अंदर उन्होंने रिसर्च की, प्रयोग किया। और इसी प्रयोग को उन्होंने क्या किया, आगे चल कर के अपने यहाँ एक शोध पत्र बनाया। और इस शोध पत्र को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या किया, प्रस्तुत किया कि भी मैंने मटर के ऊपर प्रयोग किया है और प्रयोग को आप देखें, कुछ नई चीज़ें मिली हैं मुझे। तो इस शोध पत्र को वहाँ प्रस्तुत किया गया। और ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये शोध पत्र था वह किस भाषा के अंतर्गत था। तो भाषा आपको ध्यान रखनी है, कौन सी भाषा, जर्मन भाषा के अंतर्गत वह शोध पत्र था। और उस शोध पत्र का शीर्षक क्या था, क्या शीर्षक से उसने अपने प्रयोग प्रकाशित किए थे। तो ध्यान रखना है, पादप संकरण पर प्रयोग। और जैसे ही उसने यह अपना शोध पत्र ब्लूम सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया, अपने प्रयोग प्रस्तुत किए, तो ध्यान रखना है कि सभी को अभी तक आनुवंशिकी के बारे में अभी तक जानकारी भी नहीं थी। वैज्ञानिक 1800 के समय लगभग इतना 1842 के समय तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि भी जो माता पिता के लक्षण आगे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो उस समय तक वैज्ञानिक इतने विकसित तो नहीं हुए थे, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने उस समय से काफ़ी आगे शोध कर लिया था, तो वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे। और यही बात एक और वैज्ञानिक आते हैं, इसके अंतर्गत जैसा नाम है वैसा इसका काम है, कार्ल नागेली। कार्ल नागेली ने कहा कि ये क्या है, मैं वैज्ञानिक होते हुए भी प्रयोग कर रहा हूँ और मुझे सफलता नहीं मिल रही है, और ये ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ से आ गया जिसने प्रयोग कर लिया और शोध पत्र जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो इसने कहा, कार्ल नागेली ने मेंडल को कि हाइरेंशियम पर आप प्रयोग करें, जैसे उद्यान मटर पे किया है। अपने निष्कर्ष जैसे निकाले, आप मुझे निष्कर्ष निकाल के बताओ हाइरेंशियम पर। और हाइरेंशियम पर निष्कर्ष निकालने के बाद आप यदि ये प्रयोग सफल हुआ तो ही हम आपको वैज्ञानिक की उपाधि देंगे, तभी आपको मानेंगे कि आपने इसकी खोज की। मेंडल बेचारा लग गया हाइरेंशियम पर, और हाइरेंशियम पर जैसे ही प्रयोग किया मेंडल क्या हो गया, असफल। मेंडल के लिए बहुत दुखदायी हुआ कि वैज्ञानिकों के समक्ष मैंने प्रस्तुत तो कर दिया और अब ये सफल भी नहीं हो रहा है, असफल। तो उस समय तक मेंडल समझ नहीं पाया था, लेकिन आज के समय में सब समझ गए असफलता का कारण क्या था, अनिषेक जनन। यानी उसके अंदर हाइरेंशियम के अंदर निषेचन होता ही नहीं है, अनिषेक जनन पाया जाता है। यानी बिना निषेचन के ही आगे संततियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब निषेचन होगा ही नहीं तो संकरण कहाँ से होगा। तो ये बात तो समझ ही नहीं पाए थे मेंडल, और उस समय बहुत निराश हुए और अपने शोध पत्र को वहीं उन्होंने छोड़ दिया। अब इस शोध पत्र को छोड़ने के बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, किसकी, ग्रेगर जॉन मेंडल की, बिना कोई उपाधि दिए, बिना कोई सम्मान हुआ, उनकी क्या हो गई, मृत्यु। और ये दुखदायी घटना हुई 6 जनवरी 1884 के अंतर्गत। किडनी के अंदर वक्रक में खराबी हो गई और एक महान वैज्ञानिक की इस समय डेथ हो गई। और उस समय तक मेंडल को कोई जानता भी नहीं था, एक सामान्य चर्च का पादरी, एक साधारण सा अध्यापक। और इसी लगभग इसकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद, मृत्यु के कितने वर्ष, 16 वर्ष बाद में सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, कार्ल कोरेंस, दूसरा था ह्यूगो डी ब्रिज
अभी वही उत्परिवर्तन वाला ह्यूगो डी ब्रिज। तीसरा वैज्ञानिक था एरिक वॉन शेरमैक। 3 वैज्ञानिक मेंडल के कार्यों की सन 1900 में खोज करते हैं और खोज करने के बाद आश्चर्यजनक तरीके से इनके सामने आता है कि जो हम खोज कर रहे हैं वह खोज 16 वर्ष पहले लगभग उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल कर चुका था। अब ये तीनों चाहते तो मेंडल को छुपा सकते थे, खुद जेनेटिक्स का जनक की उपाधि धारण कर सकते थे, लेकिन कॉल नागेली की तरह इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि भाई हमने जो शोध किया है वह शोध पहले से ही ग्रेगर जॉन मेंडल कर चुका है और उसको ये उपाधि मिलनी चाहिए। तब जाकर के 16 वर्षों की मृत्यु के बाद में उसे सन 1900 में फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दिया गया। एक साधारण सा व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है, उनकी सोच देखना। ध्यान रखना, कॉल नागेली कहाँ का था? जर्मनी का। ह्यूगो डी ब्रिज कहाँ का था? हॉलैंड का था। एरिक वॉन शेरमैक ये कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का ही था। और किसके ऊपर इन्होंने शोध किया ये भी ध्यान रख लेना। कॉल कॉरेंस जो जर्मनी का था, इसने प्रयोग किया था मक्का पर। ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था प्रिमरोज पर। और एरिक वॉन शेरमैक ने प्रयोग किया था ऑस्ट्रिया के अंतर्गत विभिन्न पुष्पीय पौधों पर। यानी बहुत सारे पुष्पों को लिया, प्रयोग किया और निष्कर्ष पर कहाँ पहुँचे? जहाँ पर मेंडल पहुँचा था। तो अभी आप सबने मेंडलवाद तक के कुछ जन्म तक पढ़ा है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे बताएंगे कि मेंडल ने कैसे प्रयोग किए, किस प्रकार से साधारण एक बगीचे के अंदर अपनी प्रयोगशाला को स्थापित किया और किस प्रकार उसने सफलता प्राप्त की। एक आगे से आगे आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको खुद को यूँ लगेगा वास्तव में कि हाँ आज कुछ हमने साइंस को पढ़ा है। और विश्वास रखिए, आप जो सीख रहे हैं वह आज नहीं तो आपके कल एग्ज़ाम में जब काम आएगा और जब आपके सामने वो क्वेश्चन राइट होगा तो मैं मानता हूँ कि आप उसी दिन आकर के इस वीडियो को वापस ओपन करेंगे, फिर लाइक करेंगे और फिर शेयर करेंगे। इससे अच्छा है आपको यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और बहुत अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। हम आप सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको बिना किसी शुल्क के हम फ्री में अध्यापन करवा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है उस तक ये वीडियो पहुँचे और सभी को इससे लाभ मिले। और पिछला वीडियो यदि अभी तक नहीं देखा है आपने तो इसे ज़रूर देखिएगा और कुछ सीखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।